अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सेकेंड ईयर मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में 2.4 एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस साल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। 2.4 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। इसके बारे में यह है कि ये 10 सालों के अंदर कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और अमूमन एक आता है और अगले साल दूसरा या फिर ऑल्टरनेट करके ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो लिहाजा आपकी खिदमत में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेश किए जा रहे हैं और किसी लम्हे भी आप रिवीजन करना चाहें, आप आपके दोस्त उनको बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ने के बाद इंसान भूल जाता है। तो इस YouTube पे जब हम आपको ये क्वेश्चन समझाएंगे तो समझा हुआ क्वेश्चन भी आपका रिवीजन होगा, ठीक है। और कभी कभार क्या अक्सर इंसान भूल जाता है, क्योंकि पढ़ाई रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला टॉपिक नहीं होता, यानी खास तौर पे मैथ्स के अंदर। तो ये वीडियो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को जहां पढ़ते हैं बेशक कर चुके हो, दोबारा देखेंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। और ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस देखें और तमाम क्वेश्चन अब जो आपके सामने आएंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, हम यही चाहते हैं। तो आज हम 2.4 के 2 क्वेश्चंस हैं जो कि दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 ईयर में कम से कम ये 3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं और सेकेंड ईयर के अंदर ऐसा होना इसका मतलब है ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जबकि दूसरी क्लासेस के अंदर मतलब 9-10 क्लास की अगर बात ली जाए तो वहां तो अक्सर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के अंदर 8 सालों में कोई 3 बार क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके लिए गिफ्ट है। तो इन्हीं गिफ्ट क्वेश्चंस में से हम क्वेश्चन नंबर पहले आपको 9 समझाएंगे, उसके बाद हम 10 एक्सप्लेन करेंगे। आपकी आसानी के लिए हमने क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है और ताकि हम आपको सिर्फ उसके बारे में बेहतर करके समझाएं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो सबसे पहले नोट कर लिया जाए चैप्टर 2 है जो स्ट्रेट लाइन का है और बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और एक्सरसाइज 2.4 है और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया हुआ है कि यहाँ द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, फाइंड y। यानी इस क्वेश्चन एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से गुजरती है, जैसे कि यहाँ हमने फिगर में एक L1 दिखाया हुआ है और एक दूसरी उसके पैरेलल लाइन है जो इन पॉइंट से गुजर रही है। तो ये पॉइंट तो 2,1 है, लेकिन यहाँ 0,y y यानी हमें मालूम नहीं है। तो सेकेंड लाइन बता रहा है कि वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे कि यहाँ हमने A और B और यहाँ C और D भी मेंशन किया हुआ है, तो इसकी पोजीशन हमें करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सोल्यूशन लिख के लेट करेंगे कि L1 लाइन थ्रू A एंड B पॉइंट्स। क्योंकि इन्होंने नॉर्मली हमें विदाउट नेम दिए थे पॉइंट, हमने विद नेम इनको सपोज करना है और हमने अपनी फिगर के अंदर भी दिखा देना है। और A और B हमने एक लाइन का L1 का दिखाया और यहाँ पोजीशन आपने करनी है। और इसी तरह L2 के बारे में भी बताना है कि लाइन थ्रू C एंड D पॉइंट्स है, तो हमने यहाँ पे C और D दिखाया हुआ है। तो इसके बाद आपको गिवन क्या है कि उसने कहा है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 में परपेंडिकुलर बोला है जो इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि L1 पैरेलल टू द L2 या फिर ये L1 और L2 के पैरेलल को रिप्रेजेंट करने के वाले निशान है वो आप डाल सकते हैं। और बाय यूजिंग द स्लोप फॉर्मूला, जैसे कि हम 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो 2.4 की एक्सरसाइज में
जो एक नया फॉर्मूला आया है वो है स्लोप का। ठीक है, स्लोप का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास दो होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो टू कोऑर्डिनेट्स वाला या 2 पॉइंट्स वाला या आप 2 ऑर्डर पेयर्स वाला, कोई भी आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स हमें एक लाइन के ऊपर दिए होते हैं, जिसमें एक जो है वो x1 y1 पॉइंट होता है और दूसरा x2 y2 होता है। तो उसी तरह से फॉर्मूले में याद रखना है कि y ऊपर आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली जब ये पैरेलल का आ जाता है तो इसका मतलब होता है दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल है। ठीक है, तो हमें दोनों लाइंस का स्लोप निकालना है। पहले m से रिप्रेजेंट हो रहा है स्लोप, और हमने सबसे पहले ए बी जो लाइन दी हुई है, जो हमने यहाँ पे भी शो किया हुआ है, हमें ए बी के मुताबिक यहाँ पे इसका स्लोप निकालना है। तो ये ए पॉइंट हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। इसी को अरेंज करते हुए हमने यहाँ पे वो पॉइंट्स लिखे हैं जो आप देख सकते हैं। y2 हमारे पास 2 है और y1 -4 है, हमने उसी लिहाज से लिखा है, और ये माइनस जो है फॉर्मूले का है। इसी तरह जो x2 है वो हमारे पास -3 है, और उसके बाद माइनस के बाद फॉर्मूले के वो आपके पास x1 जो है वो 6 है। अब नॉर्मली मल्टीप्लाई साइन करने के बाद हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया, और नीचे माइनस का 6 आ गया। ऊपर जब हमने ऐड किया तो 4 और 2 हमारे पास 6 हो गए, और नीचे चूंकि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव में ऐड किए तो माइनस के 9 हो गए, और कटिंग होने के बाद जैसे कि 3 के टेबल से कट हो रहा है तो -2/3 ये ए बी लाइन का स्लोप हमें आ गया। अब आप m1 बोले m2 बोले, सबसे बेस्ट है कि आप जो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक ए और दूसरा बी, तो आप नीचे की जानिब बेस की लोकेशन होती है एम ए बी बोले, जिससे पता लग जाता है ये ए बी लाइन का स्लोप है। बेहतरीन तरीका कार है। आप बजाय m1 m2 बोले, वो बोल सकते हैं, हर्ज नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरह हमने बिल्कुल जिस तरह ये किया है, हमें आपकी सेकंड जो लाइन हमें दी हुई है L2, वो किन पॉइंट से गुजर रही है, C और D से। तो देखिए L2 को हमने दिखाया है C और D पॉइंट, तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से हमने एक पॉइंट को सपोज कर लेना है कि एक जो है वो x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। लेकिन एक बात याद रखें कि एक क्वेश्चन के अंदर अगर एक को हम x1 y1 x2 y2 कहते हैं तो नॉर्मली ये x3 y3 और ये x4 y4 होता है। और चूंकि एक घर में किसी भी बच्चे के नाम को रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है ना, एक बच्चे का जो भी नाम है, तो मतलब मिसाल ये देना चाह रहा हूं, अगर किसी के 4 बच्चे, तो चारों बच्चों के डिफरेंट नेम होते हैं, तो एक फैमिली के अंदर तो एक जैसे नाम नहीं हो सकते। तो लिहाजा 4 बच्चों से मुराद x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। अगर इनमें से कोई भी हम रिपीट कर दें तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। हम मिसाल के तौर पे कहें कि आसिम इधर आओ, तो वो तो फिर 2 आसिम हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन में एक फैमिली होती है, और एक फैमिली में कोई भी नाम रिपीट करे तो ये गलत होता है। लेकिन हमने थोड़ी सी चालाकी इसमें ये चली है कि फॉर्मूला तो जिस तरह बुक में लिखा है हमने दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें दोबारा अगर करना चाहेंगे तो फिर y4 माइनस y3 दिखाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट ही जो है जहन में रखते हुए कि भाई एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को हमें क्या करना है, लेस करना है। एक पॉइंट में से हमने दूसरे पॉइंट को लेस करना है। तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से क्या किया है कि इस C और D के ऊपर जब हमने स्लोप फाइंड आउट किया है, एक तो साइड पे CD लिखा है, और दूसरा ये है कि हमने उसी तरह से जैसे ऊपर किया है कि हमने जो है इन दोनों को 2 मतलब लोकेशन पे रख दिया है। y में से 1 लेस किया है, 0 में से 2 को लेस किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस स्टेप के बाद ये चीज आई है। अब चूंकि नीचे माइनस आया था तो हमने इसे +2 कर दिया है, तो इसके नतीजे में हमें क्या करना पड़ेगा,
कि यह आपको मालूम होना चाहिए कि हम ऊपर की साइनों को चेंज कर देते हैं, यानी कि प्लस का था y जो कि माइनस में हो गया, -1 जो है वो प्लस में हो गया। याद रखिए जब नीचे नेगेटिव होता है, इसको डिटेल से भी मैं समझा सकता हूं, लेकिन आप बस इतना याद रख लें कि अपॉन में अगर सिंगल डिजिट दिया है और नेगेटिव है तो बेसिकली उसे प्लस कर दिया जाता है और ऊपर की भी साइनों को चेंज किया जाता है। क्योंकि हमारे मैथ्स के अंदर जो भी काम होता है मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड भी होता है, तो हम माइनस से नीचे भी डिवाइड करते हैं और ऊपर भी, यानी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर की साइनें चेंज हो जाएंगी। ये बात डिटेल से बतानी चाहिए, लेकिन फिलहाल आप अपने मसले को हल करें कि नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर की साइनें चेंज हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास स्लोप CD भी आ चुका है, AB भी आ चुका है। अब जो इससे अगला क्वेश्चन है वहां परपेंडिकुलर कह रहे हैं। अभी जिस क्वेश्चन को हम बात कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं। तो इससे आगे वाला क्वेश्चन में भी यही तरीकाकार होगा, सिर्फ चूंकि उसके ये नंबर्स चेंज है, ठीक है ना, ताकि वहां टाइम जरा सब बच जाए हमारे। इसलिए बता रहे हैं कि इसमें नंबर चेंज होंगे, स्लोप के फॉर्मूले यही लगेगा और जाहिर सी बात है वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। जैसे यहाँ पे गिवन है कि L1 पैरेलल टू L2, तो उस लिहाज से यहाँ पे हमने क्या करना है, जबकि 10 क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बोलेगा, यहाँ पे पैरेलल बोल रहा है और दोनों की कंडीशन में फर्क है। अगर पैरेलल कह रहा है तो हमारे दोनों स्लोप इक्वल है, दोनों स्लोप इक्वल है, जिसके बिहाफ पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्लोप AB जो है वो ये रहा और स्लोप CD जो है वो हमारे पास ये रहा। अब दोनों इक्वल है तो हमने यहाँ पे AB की वैल्यू रख दी जैसे कि आपको दिखाई, और इसी तरह CD की रख दी। अब हमें पता है कि नॉर्मली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो चूंकि यहाँ पे अगर अपॉन में नंबर हो, यहाँ पे भी अपॉन में डिनोमिनेटर में इधर 2 है इधर 3 है, तो इस सूरत में दोनों जानिब जो नंबर हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे। अच्छा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं बजरिया ज़रबे चिल्ली पाए। तो अगर उर्दू मीडियम में पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई को उर्दू में कहते हैं बजरिया ज़रबे चिल्ली पाए, ठीक है। बहरहाल वो जिसने भी नाम रखा उससे पूछना चाहिए कि ये चिल्ली और पाई ये कहाँ से उसने इस लफ्ज को सोच के रखा, चूंकि बड़ा मजेदार लफ्ज है बजरिया ज़रबे चिल्ली पाए। तो बहरहाल ये 2 इधर आगे 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 3, चूंकि 2 टर्म में ब्रैकेट के बाद 3 आएगा तो 2 टू द 4 है, जो कोई आपको पता ही होगा, और इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3 और -3y हो जाएगा। फिर कांस्टेंट को एक जानिब करना है, 3 यहाँ से यहाँ मूव होगा तो -3 हुआ, तो ये -7 हो गया। और -3y में y की जो वैल्यू फाइंड करनी है तो -3 और करके, हाँ अच्छा ये बात मैं बता दूं, ये जो और लिखा होता है ना इसमें 2 स्टैंड हम ले सकते हैं। एक ये कि यहाँ वाला इधर राइट से लेफ्ट पे आए तो साइन बदल ले और ये भी साइन बदल ले, या फिर ये है कि उसी साइन के साथ ये इधर आ जाए या ये भी उसी साइन के साथ उस साइड चले जाए। बहरहाल ये छोटी क्लासेस की बात है, यहाँ तो बड़ी क्लास की बात है। तो हमने तो क्या किया कि इसको उसी साइन के साथ इधर रखा और -3 यानी -7 के साथ आके डिवाइड हो गया। और डिवाइड में पता है कि 7 और 3 किसी टेबल में तो आता नहीं, आता है तो 1 के टेबल में आता है, तो लिहाजा वही इसका आंसर हो जाता है। तो माइनस को माइनस से हमने कट कर दिया, तो कट करने के बाद आपने देखा कि y की वैल्यू 7/3 आई। लेकिन एक डिवाइड का रूल है कि हम जब ऊपर का नंबर बड़ा होता है हमारे पास तो हम इसे डिवाइड करते हैं, और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर पॉइंट में भी आ सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे 3 2 6 है। अब चूंकि बड़ी क्लास है तो आप इस तरह से देखें 3 2 6 है, तो कितने नंबर बाकी बचे? 1। वो 1 नंबर आपके ऊपर आ जाएंगे और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। अगर हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, 6 और 1 7/3। तो लिहाजा अगर बुक के पीछे ऐसे आंसर लिखा है तो ये कोई रूल नहीं है।
रूल ये है कि ऊपर का नंबर जब भी बड़ा हो तो आप उसे डिवाइड करें। लिहाजा अगर बुक में ऐसा लिखा है तो ऐसा होना चाहिए। आप दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं और चाहे तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। जब हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लगाते हैं तो वो पॉइंट हमारे पास जो है वो पॉइंट में भी हो सकता है। पॉइंट जो है वो पॉइंट्स यानी कि डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर भी हो सकता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो हमने काफी ज्यादा डिटेल में बताया। एक दफा पूरा क्वेश्चन आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लें, सही है। और हम आपको दिखा भी रहे हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम आपको इसके बाद 10 क्वेश्चन समझाएंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखें इसे ताकि फायदा उठाएं, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि ये 2 साल हो गए मेरे ख्याल से नहीं आया। तो अब हम इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। पैरेलल दिया हुआ था, अब उन्होंने परपेंडिकुलर दिया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 10, द लाइन थ्रू दिस एंड दिस is perpendicular to the line through this and this, find x। उसमें y फाइंड करना था, यहाँ x है और ऑर्डर पर चेंज है। और इब्तदाई तरीका तो अगर आपने टाइम बचाना बिल्कुल वैसे ही है कि हमने लेट करना है L1 लाइन थ्रू A एंड B पॉइंट्स एंड L2 लाइन थ्रू C एंड D, यानी पहले की तरह ही है, सिर्फ ऑर्डर पे आपके चेंज हुए हैं। और एक बात और फर्क आया, गिवन L1 और L2 पहले पैरेलल था, अब ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, 90 डिग्री। अब बाय यूजिंग द स्लोप फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला हमने लिखा जैसे पहले लिखा था। अब उसके बाद हमने ए बी करके ए और बी को देखते हुए उसका स्लोप निकाल देना है, मालूम कर देना है। और आप देख सकते हैं कि कैसे चल रहा है। एक बात नोट करें कि मैं सेकंड नंबर पर ब्रैकेट क्यों डालता हूं, क्योंकि कभी ये प्लस कभी ये माइनस हो सकता है, तो आप भी डालें। क्योंकि अगर ये मिसाल के तौर पे माइनस है तो फिर हम माइनस माइनस प्लस करेंगे, अभी प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है। तो लिहाजा सेकंड नंबर को ब्रैकेट में रख लिया करें, बेहतर रहेगा। और इसी तरह से चलते हुए ए बी की पहले की तरह वैल्यू आई है 7/5 और फिर हमने सी डी मालूम करना, नाउ स्लोप सी डी। अब CD के ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उसी पॉइंट्स को देखते हुए अब आप देखें कि सेकंड नंबर ब्रैकेट में माइनस है, क्योंकि माइनस आ रहा था, इस वजह से ब्रैकेट का कोई फायदा हो गया। तो आप डाल लिया करें, अच्छा है, जो आपको अच्छी बात है वही बताई जा रही है। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करके जो भी आया हमारे पास वो CD का स्लोप 4/x-4 आ चुका है। तो बिल्कुल पहले की तरह हुआ है। अगर फर्क आया तो यहाँ पहले पैरेलल था, अब यहाँ परपेंडिकुलर है। पहले पैरेलल के निशान हमने डाले थे, अब परपेंडिकुलर के निशान डाला है हमने, और बाकी काम बिल्कुल वैसे ही है। और दूसरा फर्क यहाँ पे आ रहा है। और लाइन के ऊपर तो हमने बात ही नहीं की। लाइन देखें कि अब इन दोनों के लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये बात तो हमें पहले करनी चाहिए थी, बहरहाल कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप माशाल्लाह समझदार भी हैं और आपको मालूम है कि बात परपेंडिकुलर की हो रही है तो फिगर हमारी इस तरह की बनेगी। तो L1 के ऊपर जैसे हमने ए बी फाइंड किया था और L2 पे सी डी कहीं पे भी हो सकता है, हम जहाँ चाहे ले लें वो। फिर ये कि आगे उसके बाद हमारा सिलसिला जो चल रहा है, हमने परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट किया और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारा बुक में जो दिया है वो दिया है M1 × M2 = -1। लेकिन चूंकि हमने ए बी और सी डी लिया है उसी के मुताबिक लिखेंगे। ए बी की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ रही है और सी डी की जो वैल्यू है वो भी यहाँ से आ रही है, और दोनों को रखने के बाद ऊपर के नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो गए जो 28 है, और 5 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है माइनस को साथ लेते हुए, तो ये दोनों नंबर वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह वहां चले गए। और माइनस के 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गए, -5x और प्लस के 20 आ गए। अब चूंकि कांस्टेंट को एक साथ लिखना है तो आपका जो 20 है वो 28 के पास चले गया और 28 में से 20 लेस की है तो 8 आ गए। और इस टाइम हम ये कर रहे हैं कि -5x इधर लाके प्लस कर दिया 5x और 8 जो है वहां जाके माइनस हो गया और x की इस तरह से वैल्यू आ गई -8/5, जिसे हम
डिवाइड करके इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने है। हमने थोड़ा फास्ट इसलिए समझाया है क्योंकि हमने इससे पहले नंबर 9 बड़ा डिटेल से समझा दिया था। तो इस हफ्ते आपको जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए, देखें हम अपनी वीडियो के अंदर कुछ ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रहे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अगर हमारी आप वीडियो देख लिया करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जहन में बैठा रहेगा। क्योंकि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं ये चीजें रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आप हाथ में पेन पकड़ के कॉपी के ऊपर बार बार करोगे तो आप अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हो, बुरा नहीं है, लेकिन क्या है कि देखने में और सुनने में आसानी होती है निस्बतन, वही आप काम खुद कर रहे हो। तो ये एक साइंसी टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत ज्यादा फायदा है। तो आप मेरी बात को आजमा के देखें। अगर सारी वीडियोस अपने आप अजीजों कारिब को मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बताएंगे तो वो यकीनन जो है इस साल अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो हम अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हर क्लास के लेके आएंगे। और आगे हमारा एक सिस्टम भी है कि जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और उर्दू के भी टीचर अपने साथ शामिल करूं ताकि मास्टर कॉन्सेप्ट में आपको हर सब्जेक्ट में फायदा पहुंचे। फिलहाल आपकी खिदमत में सर शाहिद हाजिर है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।